बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का बच्चे लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने लेक्चर 6 नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर 6 देख लीजिए ताकि आपको लेक्चर 7 अच्छे से समझ में आ जाए। एक बच्चे थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चे इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है जी, हमने क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि गैस की क्या सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या थी कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर गैस, क्या थी? कितने क्यूबिक सेंटीमीटर गैस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसके बाद बच्चे हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को बच्चे इफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या फैक्टर्स थे? लाइक नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, किस तरीके का सॉल्यूट का नेचर है या किस तरीके का सॉल्वेंट है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को। समझ में आ रही है बात? जैसे कि हमने है ना ऑक्सीजन और HCl में कंपैरिजन किया था, तो हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन है इट इज स्लाइटली डिसॉल्व इन वाटर, वेयर एज जो HCl गैस है बच्चे ये ज़्यादा डिसॉल्व होती है, ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके। और जो हमने सेकंड फैक्टर देखा था बच्चे, सेकंड फैक्टर था टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है बच्चे? जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर वो कम होती जाती है। और बच्चे जैसे जैसे आप टेम्परेचर को अगर आप बच्चे कम कर रहे हो तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इफ टेम्परेचर इज लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज हाई, इफ टेम्परेचर इज मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज लो। तो मैंने आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बोला था कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बच्चे ठंडे पानी में ही क्यों रहना इतना कंफर्टेबल महसूस करते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर? क्योंकि बच्चे जो कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो वहाँ पे जो गैस की अवेलेबिलिटी है दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज़्यादा डिसॉल्व होंगे, ज़्यादा परसेंटेज होगी ऐसे वाटर के अंदर। तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वहाँ पे गैस की वो वहाँ पे उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, उतनी ज़्यादा बच्चे वो वहाँ पे कंफर्टेबली रह सकेंगे, उतना ही ज़्यादा वो सरवाइव कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है लाइक फिशेस वगैरह वो कोल्ड वाटर के अंदर तो बच्चे कंफर्टेबली सरवाइव कर सकती हैं बट हॉट वाटर के अंदर नहीं कर सकती। जो हमने थर्ड फैक्टर देखा था दैट इज प्रेशर। तो हमने एक बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था एग्जाम्पल के थ्रू कि अब जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करी जाओगे, जितना ज़्यादा आप उस है ना गैस को बच्चे प्रेशराइज करोगे वो उतना ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर सॉल्युबलाइज होते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? मोर विल बी द प्रेशर, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड स्टेट और लेस विल बी द प्रेशर, लेस विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड स्टेट। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चे? तो आज बच्चे हम इसी के बेसिस पे एक बच्चे न्यू लॉ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हेनरीज लॉ। क्या नाम है बच्चे लॉ का? दैट इज हेनरी लॉ। तो हम बच्चे हेनरीज लॉ को पढ़ते हैं। आप बच्चे सारे नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जो हेनरीज लॉ है बच्चे वो 1803 के अंदर बच्चे है ना बना था। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, मैं यहाँ पे बच्चे लिख देती हूँ, इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid
directly proportional to the pressure of the gas। मतलब क्या है जी? मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखोगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड के अंदर, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड के अंदर, लेट हम इसको है ना डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। हम कह रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड के अंदर दैट इज सी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस। वो बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर है? तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आई दैट solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। बच्चे इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम इसको? द मास ऑफ अ गैस, द मास ऑफ अ गैस dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid। तो बच्चे इसका मतलब क्या बना? जो मास ऑफ गैस है, हम मास ऑफ गैस को बच्चे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। जो मास ऑफ गैस है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, आप एक बात ध्यान दे रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। हम किस में इस बच्चे चीज को लेके चल रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड को एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं चेंज करना है आपने। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो मास ऑफ गैस है लिक्विड के अंदर, वो बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर ऑफ द गैस विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। समझ में आई बात बच्चे? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यहाँ पे बच्चे हम इसको थोड़ा रिवर्स करके देख लेते हैं। प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the mass of the gas। ठीक है जी? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? P इक्वल्स टू Km। यहाँ पे P क्या है बच्चे? Where P इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द गैस। P क्या है बच्चे? प्रेशर ऑफ द गैस। और M क्या है? मास ऑफ अ गैस dissolved in liquid। ओके, और K क्या है बच्चे? K सिर्फ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और जो बच्चे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K, ये डिपेंड करता है। ये K किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस and solvent, nature of gas, solvent and temperature। ठीक है जी? तो जो ये K है, K क्या है आपके पास? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और बच्चे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आपके पास K, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, सॉल्वेंट पे बच्चे, और टेम्परेचर पे। तो यहाँ तक आपको बच्चे समझ में आ गया होगा कि हेनरीज लॉ क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर
जो मास है बच्चे गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसॉल्व मास ऑफ गैस इन लिक्विड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बच्चे सिंबल हमने है ना रिमूव किया कांस्टेंट के से, तो P इक्वल्स टू के एम फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, M क्या है, डिसॉल्व मास ऑफ गैस इन लिक्विड, एंड व्हाट इज K, कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। समझ में आ रही है बात बच्चे यहाँ तक? तो आगे देखते हैं हम जो बच्चे सबसे ज़्यादा है ना यूज्ड जो फॉर्म है, जो यूज डेफिनेशन है हेनरीज लॉ की, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। उसको हम लिखते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज को हम बच्चे P से डिनोट कर सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। उसको हम बच्चे X से डिनोट करते हैं इन द सोल्यूशन। ठीक है जी, तो इसके बेस पे हम वापस से हेनरीज लॉ को ड्राइव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बन गया बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, क्या बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, उसको हम PA से डिनोट करते हैं। जो पार्शियल प्रेशर है बच्चे गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जो बच्चे पार्शियल प्रेशर है गैस का, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, अब जैसे मान लीजिए एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वहाँ पे दो तरीके की गैस है, एक A और एक B। तो बच्चे इस गैस का अपना कुछ प्रेशर होएगा, एक B का कुछ अपना प्रेशर होएगा, एक टोटल गैस का प्रेशर होएगा। जो बच्चे इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे जो PA है बच्चे दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो उसको भी हम A से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज XA। समझ में आ रहा है आपको बच्चे? तो यहाँ से हम बच्चे प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और उसकी जगह कांस्टेंट लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, PA इक्वल्स टू KH इंटू XA। KH क्या है यहाँ पे बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम बच्चे PA को क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम PA को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और बच्चे जो XA है उसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और बच्चे KH क्या है यहाँ पे, इस KH का बच्चे एक स्पेशल नेम है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको हम, हेनरीज कांस्टेंट। याद रहेगी बात, जो आपको डेफिनेशन याद रखनी है बच्चे वो आपको यही वाली याद रखनी है। ठीक है जी। और जो बच्चे यूनिट्स होती हैं हेनरीज कांस्टेंट की वो क्या होती हैं, यूनिट्स ऑफ KH इज एटमॉस्फेयर, या फिर बार भी हो सकती है या फिर किलो बार भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये सारी डेफिनेशन होती हैं, आपको ये एक बार बच्चे अच्छे से देख लेनी है। नेक्स्ट हम सब टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे इसके अंदर सब टॉपिक है दैट इज, तो बच्चे जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज, हम एक प्लॉट बनाएंगे बच्चे, प्लॉट ऑफ प्रेशर दैट इज PA, हमने पार्शियल प्रेशर लिया है ना गैस का, वर्सेस मोल फ्रैक्शन, उसको हम डिनोट करेंगे XA से। ठीक है जी। तो हमें एक है ना प्लॉट ड्रॉ करते हैं, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है जी, तो हम इसका बच्चे एक बार ग्राफ देख लेते हैं। तो हम इसका एक बार बच्चे ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जो बच्चे ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे आएगा प्रेशर इन एटमॉस्फेयर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम कोई गैस लेके चलते हैं, हम HCl गैस ले लेते हैं, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कौन सी गैस ली है हमने? HCl। मान लीजिए जिस सोल्यूशन के अंदर ली है उसे हम ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी। तो बच्चे अभी हमने पीछे देखा था, क्या बन रहा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? सोचिए, इसका मतलब अगर जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, अगर वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ग्राफ कैसा आना चाहिए बच्चे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और यहाँ पे बच्चे जो स्लोप आता है, स्लोप किसके इक्वल आता है? KH आता है। अब क्योंकि हमने भी फॉर्मूला ड्राइव किया बच्चे इसके डेफिनेशन से, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो हमने जब इसका प्लॉट ग्राफ करेंगे बच्चे, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और जो स्लोप है वो KH के इक्वल आएगा। ग्राफ कैसा बन रहा है? ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है जी। तो अब इसको आगे देख लेते हैं। तो बच्चे आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो बच्चे जो इसका ग्राफ है वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसका जो स्लोप है वो KH के इक्वल आ रहा है और ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। तो इसके बेसिस पे बच्चे आगे देख लेते हैं। तो इसके बेसिस पे हम बच्चे कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स देखते हैं जो हमें इस फॉर्मूले और इस ग्राफ से पता लग रहे हैं। वो क्या क्या पॉइंट्स है बच्चे? फर्स्ट पॉइंट है, जो वैल्यू होती है बच्चे हेनरीज कांस्टेंट की, दैट इज KH, वो डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे भी आपने देखा, हमने जो ग्राफ लिया था उसमें हमने HCl गैस को लिया था। अगर हम HCl गैस के अलावा और कुछ गैस लेंगे तो उसके KH की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर कोई और गैस लेंगे तो उसके KH की वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट गैसेस के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चे? डिफरेंट होती है। तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ KH is different for different gases। डिफरेंट गैसेस के लिए बच्चे जो KH की वैल्यू है वो क्या होएगी? डिफरेंट होएगी। क्लियर है जी यहाँ तक? नेक्स्ट क्या है बच्चे? अब देखिए फॉर्मूले से हमें ना एक चीज क्लियर हो रही थी। क्या चीज क्लियर हो रही थी? वहां से हमें ये चीज क्लियर हो रही थी बच्चे। देखिए यहाँ से हमें क्या हमें चीज क्लियर हो रही थी कि जो अगर हम इसको बच्चे सॉल्व करें, फॉर्मूला क्या बना था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो किसकी वैल्यू क्या हो जाती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय हेनरीज कांस्टेंट। तो यहाँ से बच्चे हमें एक चीज क्लियर हो रही है। क्या चीज क्लियर हो रही है हमें? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होएगी बच्चे, स्मॉलर। तो यहाँ से हमें क्या चीज क्लियर हो रही है? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, स्मॉलर विल बी द solubility ऑफ गैस। समझ में आ रही है बात बच्चे आपको? तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से हमें बच्चे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होएगी तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसी हो जाएगी बच्चे? डिक्रीज हो जाएगी।
समझ में आ रही है बात आपको? नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चे जो KH की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, KH की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हमने हेनरीज लॉ देखा था ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा था। बट अगर मान लो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो KH की वैल्यू भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज दैट solubility of gas in liquid। तो बच्चे जो solubility of gas है वो लिक्विड के अंदर वो क्या कर जाएगी? वो डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ रही है बात? अगर बच्चे KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि हम हेनरीज लॉ को कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले रहे थे, बट अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जाएगा तो KH की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। और अगर KH की वैल्यू बच्चे इंक्रीज कर रही है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है लिक्विड के अंदर वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आई बात? इवन एट द सेम प्रेशर। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है KH पे, वो क्या है? वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स upon nature of solute and the solvent। ठीक है जी, जो बच्चे वैल्यू है KH की वो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। मतलब जिस तरह का आपके पास सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होएगा उस तरह का बच्चे वैल्यू ऑफ KH भी होगी। हम इसके लिए बच्चे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम कुछ गैसेस ले लेते हैं 298 केल्विन पे। तो हम लिख सकते हैं सम गैसेस इन सॉल्वेंट। जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है बच्चे, और हम किस टेम्परेचर पे ले रहे हैं इसको? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले रहे हैं 298 केल्विन पे। तो बच्चे यहाँ पे हम लेते हैं, हम कुछ गैसेस लेंगे और उनको बच्चे कुछ सॉल्वेंट के अंदर लेंगे। टेम्परेचर हमारे पास बिल्कुल सेम है 298 केल्विन, हम टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बच्चे इसकी KH की है ना वैल्यू देखेंगे, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट की। और हेनरीज कांस्टेंट मैंने आपको कह दिया इसकी यूनिट्स किस में होती हैं? बार में। तो बच्चे वो गैसेस लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन इन वाटर और हाइड्रोजन इन बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड in water, carbon dioxide in benzene, methane in water and methane in benzene। ठीक है जी, तो हमने बच्चे ये गैसेस ले ली हैं कुछ। ठीक है, तो हमने देखिए हाइड्रोजन को वाटर में भी लिया है, हाइड्रोजन को बेंजीन में भी लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में भी लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को बेंजीन में भी लिया है। उसी तरीके से हमने बच्चे मीथेन को वाटर में भी लिया है और मीथेन को हमने बेंजीन में भी लिया है। इन सब की बच्चे KH की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली बच्चे है ना निकाली हुई है। मैं आपको इनकी वैल्यूज लिख के इनके बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। जो हाइड्रोजन इन वाटर है उसके KH की वैल्यू होती है 71.18। हाइड्रोजन इन बेंजीन में KH की वैल्यू होती है 3.68। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर उसके KH की वैल्यू होती है 1.67। कार्बन डाइऑक्साइड इन बेंजीन इसकी वैल्यू होती है 0.11। मीथेन इन वाटर इसकी वैल्यू होती है बच्चे 41.85। मीथेन इन बेंजीन इसकी वैल्यू होती है 0.57। ठीक है जी, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर KH की वैल्यू कम होएगी तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो लिक्विड के अंदर बच्चे ज़्यादा होएगा, और अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है
तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख के बताइए कि कौन सी गैस है जो इन सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबलाइज होंगी और कौन सी गैस है जो इन सॉल्वेंट के अंदर कम सॉल्युबलाइज होंगी। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है, तो याद रखना बच्चे, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम, और अगर KH की वैल्यू आपकी कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। तो यहाँ पे देखिए KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, जब हाइड्रोजन इन वाटर है, और सेकंड नंबर पे जब मीथेन इन वाटर है। ठीक है जी, इनके KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होएगी। हाइड्रोजन वाटर के अंदर कम सॉल्युबलाइज होएगा और मीथेन वाटर के अंदर कम सॉल्युबलाइज होएगा। वहीं पे अगर आप हाइड्रोजन को बेंजीन में देख रहे हो तो KH की वैल्यू बच्चे 3.68 है। तो देखिए KH की वैल्यू कम है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो वाटर के कंपैरेटिव बेंजीन के अंदर बच्चे ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो रहा है। ठीक है जी। और वैसे ही आप यहाँ पे देखिए जो मीथेन है, जब वो मीथेन को वाटर के अंदर हम सॉल्युबलाइज कर रहे हैं तो KH की वैल्यू आ रही है 41.85, पर जब मीथेन को बेंजीन के अंदर बच्चे सॉल्युबलाइज कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 0.57। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मीथेन है जब आप उसको बेंजीन के अंदर डालोगे तो वो ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो रहा है एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आ रहा है बच्चे आपको यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? तो इसके बेस पे मैं एक बार वापस से वो क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ जो मैंने आपको बच्चे कल भी आपको समझाया था कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है लाइक फिशेस वगैरह, वो लेक्स में और रिवर में किसी में भी बच्चे विंटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं वो लोग एज कंपेयर टू समर। ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो जो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का अपना प्रोसेस करते हैं वो डिजॉल्व अमाउंट ऑफ गैसेस इन लिक्विड उसके बेसिस पे ही करते हैं। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होएगा उतना ज़्यादा ये गैसेस कम सॉल्युबलाइज होंगी वाटर में, और बच्चे जितना कम टेम्परेचर होएगा उतना ये गैसेस ज़्यादा सॉल्युबलाइज होंगी वाटर के अंदर। तो बच्चे इसलिए विंटर में या कह लो कोल्ड वाटर के अंदर जो ये गैसेस है उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि है ना जो बच्चे है ना विंटर है या फिर कोल्ड वाटर है उसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया होगा। जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ अच्छे हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आपने हेनरीज लॉ को अच्छी तरीके से देख लिया है और आपको आई होप टेबल से समझ में आ गया होगा कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होती है तो मतलब हेनरीज कांस्टेंट की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड के अंदर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपको ये एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारा बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो अपने बच्चे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ कहाँ पे ये हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। तो अभी तक बच्चे आपने हेनरीज लॉ पढ़ लिया। हेनरीज लॉ क्या था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, किसका बच्चे, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, that will be directly proportional to the mole fraction of that gas. Okay, and this proportionality constant is replaced by proportionality constant KH, and this KH is known as Henry's constant. और हमने अभी देखा कि जितना ज़्यादा इस KH की वैल्यू होएगी उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी लिक्विड में। तो बच्चे हम हमारे टॉपिक पे आते हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो बच्चे जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज, तो बच्चे फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ।
हेनरीज लॉ कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, मतलब क्या है इसका बच्चे कि जहाँ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस बेवरेजेस में यूज़ होती है वहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए ना सोडा ड्रिंक, वाटर या कोल्ड ड्रिंक कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप कोका कोला ही ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चे अब कोका कोला में होता क्या है कि उसके अंदर जो बच्चे है ना कोल्ड ड्रिंक है, जो वो सॉफ्ट ड्रिंक उस है ना बॉटल के अंदर बच्चे है ना फील्ड होती है, वो अंडर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में उसके अंदर फील्ड होती है। आपने उसके ऊपर उसका जो है ना कैप देखा है, जो उसकी लिड होती है, वो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर से है ना बंद होती है कि सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कम्प्लीटली सॉल्युबलाइज हो जाए। बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्यों फिल की जाती है? ताकि सॉफ्ट ड्रिंक जो है आपकी वो है ना बिल्कुल सही रहे और वो ख़राब ना हो। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बच्चे डाला जाता है। और बच्चे जितना ज़्यादा है ना प्रेशर होएगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस गैस का अंदर, उतना ज़्यादा वो सॉल्युबिलिटी रहेगी गैस के उस लिक्विड के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको हमें एक्सप्लेन करना हो तो to increase the solubility of carbon dioxide in cold drinks कह सकते हो आप, ठीक है जी, सोडा ड्रिंक्स कह सकते हो आप, कुछ भी, ठीक है। The bottles are sealed, वो बहुत ज़्यादा बच्चे हाई प्रेशर में सील्ड होती है, इसलिए हम कहेंगे बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है जी। और जैसे ही आप बच्चे इस बोतल को ओपन करते हो तो होता क्या है, व्हेन यू ओपन द बोतल तो क्या होगा बच्चे, जब आप बोतल को ओपन करोगे तो जो पार्शियल प्रेशर है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पार्शियल प्रेशर का मतलब बता दिया था ना बच्चे, क्या होता है, द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैस सोल्यूशन। ओके जी, तो जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का बच्चे, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा बच्चे, जितनी भी गैस है वो बबल फॉर्म में बाहर निकल आएगी। तो हम कह सकते हैं गैस बबल्ड आउट। तो आप यहाँ से बच्चे शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि आप जैसे ही बोतल को ओपन करोगे तो है ना जितना भी पार्शियल प्रेशर है गैस का वो कम होने लग जाएगा, और जो बच्चे गैस है वो बबल्ड आउट हो जाएगी, मतलब सारी की सारी गैस जो है वो बाहर आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? आपके पास जो बच्चे एक सॉफ्ट ड्रिंक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोका कोला की ही बोतल है, अब जो बच्चे उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फील किया जाता है ताकि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक खराब ना हो, उसे बच्चे बहुत हाई प्रेशर के अंदर उसका लिड जो है उसे क्लोज किया जाता है ताकि वो गैस जो है वो एस्केप ना हो सके, ठीक है जी। बट जब आप लिड उसकी ओपन करते हो, जब आप उसके कैप को बच्चे रिमूव करते हो बोतल की, तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जो गैस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर है उसका पार्शियल प्रेशर कम होने लग जाता है और सारी की सारी गैस जो भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर है वो बबल्ड आउट हो जाती है। मतलब क्या है बच्चे, वो बाहर निकल आती है। समझ में आ रही है बात बच्चे? यहाँ तक हम सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं हेनरीज लॉ की, कि हेनरीज लॉ हमें और कहाँ पे यूजफुल होता है, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बच्चे जो इसका सेकंड यूज है दैट इज इन द डीप सी डाइविंग। हम इसको डीप सी डाइविंग में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ बच्चे मैं, बिकॉज अगर आप है ना देखोगे लाइक जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप, स्कूबा डाइवर्स की, ठीक है जी। जो ये स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना बच्चे, ये मेनली जो वाटर के डेप्थ में जो कंप्रेस्ड गैस होती है उसी पे ही डिपेंडेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? जो ये स्कूबा डाइवर्स होते हैं ये
वाटर के अंदर बच्चे जो कंप्रेस्ड गैस है ये उसी पे ही डिपेंडेड होते हैं। क्यों बच्चे? बिकॉज जैसे जैसे वो डेप्थ में नीचे जाएंगे वाटर में, वैसे वैसे जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का, जो गैसेस उस वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज होंगी, वो जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स बच्चे वाटर के अंदर नीचे जाते जाएंगे, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो इंक्रीज करता जाएगा। और अगर बच्चे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो भी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। और बच्चे जितना ज़्यादा उसमें गैस होएगा, जितनी ज़्यादा सॉल्युबल गैस होएगी वाटर के अंदर, उतनी ही ज़्यादा वाटर के अंदर जो गैस है वो आपके ब्लड के अंदर भी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि आपको बच्चे सी वाटर में भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो जितनी ज़्यादा वहाँ पे सॉल्युबलाइज गैस होएगी, अब मेनली कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। तो जितनी ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन गैस होएगी उतना ज़्यादा है ना आपकी ब्लड के अंदर भी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। और बच्चे जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा उतना ज़्यादा वो मेटाबॉलिज्म में उसको यूज़ कर पाएंगे, मतलब वो सरवाइव कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? अब आप कहोगे कि भी वाटर में तो जो वो सी में नीचे जा रहे हैं डाइवर्स, वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही थोड़ी ना है, वहाँ पे तो नाइट्रोजन गैस भी है। अब बच्चे जो नाइट्रोजन गैस है ना वहाँ पे वो बबल आउट हो जाती है ब्लड में से। समझ में आ रही है बात? अब सी के अंदर तो सारे की सारी गैसेस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है और नाइट्रोजन भी जा रही है, बट जो ऑक्सीजन गैस है वो मेटाबॉलिज्म में काम आ रही है और जो नाइट्रोजन गैस है वो ब्लड से बबल्ड आउट हो रही है। समझ में आ रही है बात? कोई भी प्रॉब्लम बच्चे यहाँ तक? आगे देखते हैं। और बच्चे कभी कभी ना ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो वो स्क्यूबा डाइवर्स हैं वो जो सी डेप्थ में नीचे जा रहे हैं, ठीक है जी। अब जैसे जैसे वो नीचे जाते जाएंगे तो गैस जो वहाँ पे प्रेजेंट है, जो डिजॉल्व गैस सी वाटर के अंदर है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है बिकॉज उनका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अब उसके अंदर जो डिजॉल्व गैस है सी वाटर के अंदर, जो ऑक्सीजन गैस है उसमें से वो तो यूटिलाइज हो गई, जो भी हमने मेटाबॉलिक प्रोसेस करना है उसके अंदर, पर जो नाइट्रोजन गैस है जरूरी नहीं है कि वो बबल आउट हो जाए, वो ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड की कैपिलरीज में जाके क्या करती है? कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है। समझ में आ रही है बात? नाइट्रोजन गैस कभी कभी बच्चे बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं हो पाती है, बबल्ड आउट नहीं हो पाती है, वो ब्लड कैपिलरीज में जाके, ब्लड वेसल्स में जाके उनको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं बैंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस। क्या कहते हैं उसको हम? बैंड्स, या फिर और किस नाम से जानते हैं हम उसको? डीकम्प्रेशन सिकनेस। समझ में आ रही है बात? तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इनसाइड द वाटर। ओके, और जितना जितना वो डेप्थ में नीचे जाते जाएंगे बच्चे, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो उतना इंक्रीज करता जाएगा, और जितना पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा गैस का इनसाइड द वाटर, उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज करेगा, और वो जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके बॉडी के अंदर भी इंक्रीज करेगा ब्लड में। अब उस सॉल्युबिलिटी में बच्चे ऑक्सीजन गैस भी आ रही है, चलो जी वो तो आप मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है जी। बट जो नाइट्रोजन गैस आ रही है उसका क्या? वो क्या कर रही है? वो ब्लड कैपिलरीज को जाके, ब्लड कैपिलरीज हो गई, ठीक है, या फिर हो गई ब्लड वेसल्स हो गए, इनको जाके क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है। इनको ब्लॉक करने की वजह से कौन सी डिजीज राइज हो रही है? या तो बैंड्स हो रही है बॉडी में, या डीकम्प्रेशन सिकनेस हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बच्चे जो डाइवर्स होते हैं वो सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। आपने देखा है जब ऐसे डाइवर्स है ना नीचे पानी के में बिल्कुल नीचे डेप्थ में जा रहे होते हैं तो उनके पीछे एक सिलेंडर बच्चे है ना टंगा होता है। उस सिलेंडर में ना कुछ गैसेस फिल्ड होती हैं, लाइक उसके अंदर हीलियम होता है 11.7%, नाइट्रोजन होता है 56.2% और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक
1%। तो ये सारी गैसेस क्यों होती हैं? ताकि वो इजीली अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करता रहे और जो वाटर के अंदर जितनी भी ऑलरेडी प्रेजेंट गैसेस हैं उसकी सॉल्युबिलिटी बॉडी में ब्लड के अंदर ना इंक्रीज हो। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम बच्चे यहाँ तक? तो आपको यहाँ पे बच्चे दो फंक्शन समझ में आ गए होंगे। हम थर्ड हमारा एप्लीकेशन देखते हैं हेनरीज लॉ की कि और कहाँ पे यूज होता है। तो बच्चे जो थर्ड एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की वो क्या है? इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है जी, लंग्स के फंक्शन में भी हेनरीज लॉ का यूज होता है। कैसे होता है बच्चे? अब आप कहोगे कि लंग्स में क्या होता है। तो बच्चे आपको पता है कि लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं मतलब जो हम इनहेलेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले पा रहे हैं, और एक्सहेलेशन कर रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर रहे हैं बॉडी से, वो क्यों कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अब बच्चे लंग्स पे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन कैसे होता है वो देखते हैं हम। अब बच्चे देखो, इंस्पिरेशन के वक्त, इंस्पिरेशन मतलब जब आप ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हो, ठीक है जी। तो इंस्पिरेशन के वक्त क्या होता है? जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन तो अब आपको पता लग गया ना। इंस्पिरेशन मतलब जब आप ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले रहे हो, ठीक है बच्चे। इंस्पिरेशन के वक्त क्या होगा? जो पार्शियल प्रेशर है किसका बच्चे? ऑक्सीजन का, क्योंकि इंस्पिरेशन के वक्त ऑक्सीजन अंदर आता है ना। तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे? हाइयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइयर हो जाएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन के वक्त बच्चे लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है, ठीक है जी। और लंग्स में एक लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन गैस जो है वो इकट्ठी हो जाती है। तो नेचुरल है कि अगर ऑक्सीजन गैस इतनी ज़्यादा अमाउंट में लंग्स के अंदर प्रेजेंट है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है बच्चे वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम बच्चे यहाँ तक? जिसकी वजह से क्या होता है? ये डिसॉल्व होने लग जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है। गेट डिसॉल्व इन ब्लड। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होएगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होएगी ना। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लंग्स में ज़्यादा हो रहा है इंस्पिरेशन के वक्त, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर सॉल्युबलाइज होने लग गया, डिसॉल्व होने लग गया। अब जब ब्लड के साथ में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा तो क्या बना देगा? उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको हम? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना देगा। और बच्चे जो ये हीमोग्लोबिन है मतलब जो ये ब्लड है विद ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ये सभी के सभी सेल्स में पहुंच जाएगा और टिश्यूज के पास पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है बात? और सेल्स और टिश्यूज से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स के थ्रू वापस लंग्स के पास आ जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखना कि अब लंग्स में जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था और वो सेल के पास मूव कर रहा है, तो एक प्रोसेस ये भी याद रखना कि लंग्स में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और जो सेल्स और टिश्यू है, ठीक है, जब लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है तो सेल्स और टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम होएगा। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर मैं बच्चे पीपी से डिनोट कर रही हूँ, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या होगा? लो होएगा। तो ये आपको बच्चे चीज़ें याद रखनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात याद रखना कि आपने जब ये नोट्स बनाने हैं तो आपको प्रॉपर पोस्ट करके और आप इसको अपनी नोटबुक में पॉइंट टू पॉइंट आप इसको है ना लिखोगे। अगर आपको बच्चे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चे हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं हेनरीज लॉ की। हमने फर्स्ट 3 एप्लीकेशन पढ़ ली है हेनरीज लॉ की, अब हम फोर्थ एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या है बच्चे? फोर्थ एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की बच्चे क्या है? फॉर क्लाइंबर्स
एल्टीट्यूड। अब बात क्या बनी इसमें यहाँ पे हेनरीज लॉ कैसे यूज हो रहा है वो देखते हैं। तो बच्चे जो हाई एल्टीट्यूड पे, जो हाई माउंटेन पे जो लोग रहते हैं, अब वो सरवाइव कैसे करते हैं, चलो उसको हम बाद में बात करते हैं। पहले हम उनकी बात करते हैं जो बाई चांस कभी कभी पहाड़ों पे घूमने चले जाते हैं। अब जैसे समर का मौसम आ रहा है ना, तो आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि हम हाई एल्टीट्यूड्स पे घूम कर आते हैं, उनकी बात करते हैं। अब बच्चे जिनको पहले से ही जो माउंटेन पे रहते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ों पे रहते हैं, उनको तो हैबिट है, दे आर यूज टू, उनमें अडेप्टेशन है वैसे क्लाइमेट और वैसे इन्वायरमेंट में रहने की। बट जब बाय चांस कभी कभी चला जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, हम वो देखते हैं। तो अब बच्चे मान लीजिए आप में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि है ना प्लेन में ही रहता है, प्लेनर एरिया में ही रहता है, ठीक है। अब उसे माउंटेन वाले जब एरिया में जाना पड़ेगा, तो जब वो यहाँ पे प्लेनर एरिया में ही है तब तक तो वो बिल्कुल ठीक है, फाइन। पर जैसे जैसे वो बच्चे हाई माउंटेन पे ऊपर ऊपर चढ़ने लग जाएगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे वो पीक पे पहुंचेगा बच्चे, तो वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होएगा गैसेस का, वो क्या होगा, वो लो होएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज लो। स्पेशली कौन से गैस का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का, जो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारी रेस्पिरेशन, हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस सब तो डिपेंड करती है ऑक्सीजन पे। अब जैसे जैसे वो हाई है ना पीक पे पहुंच रहा है माउंटेन की, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होगा बताइए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है पीक पे जाके, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, सॉल्युबिलिटी है जो ऑक्सीजन की वो भी कम हो जाएगी। मतलब जो एवेलेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी उस पर्सन को, वो तो मिलेगी नहीं मिल पाएगी ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे, उस पर्सन के अंदर वो सोच कम पाएगा, लेस थिंकिंग, ठीक है, उसको रेस्टलेस फील होएगा, फीलिंग रेस्टलेस। और क्या चेंज आ सकते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरऑल हम कह देते हैं एनोक्सिया। क्या कह देते हैं, एनोक्सिया। एनोक्सिया होता क्या है बच्चे, कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या जनरली जो लोग होते हैं जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे बच्चे, वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का, स्पेशली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, तो उसका बच्चे पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से होता क्या है बच्चे कि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होएगी, बहुत ज़्यादा उसका डिफ्यूजन होएगा बॉडी के अंदर। और अगर हमें अवेलेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, व्हाटएवर जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो रुक जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी, जिसका रिजल्ट कुछ तो होना है ना बच्चे। क्या होएगा, हमारी सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी, हमें चक्कर आने लग जाएंगे, वॉमिटिंग आने लग जाएगी, हम बहुत रेस्टलेस फील करने लग जाएंगे। और इन सब प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। तो बच्चे इन सब से है ना, ये सब अडेप्टेशन से ठीक हो जाता है। अब मैंने आपको कहा था ना कि जो लोग ऑलरेडी पहाड़ों पे रहते हैं वो कैसे आराम से रहते हैं। हम जो कभी कभी जा रहे हैं, हमें इतना कुछ सफ़र करने को मिल रहा है, बट जो लोग वहाँ पे स्टार्टिंग से फ्रॉम द चाइल्डहुड वहाँ पे रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो बच्चे बात आ जाती है अडेप्टेशन की। आपने देखा है जो माउंटेन पे है ना जो लोग होते हैं, उनकी हाइट छोटी होती है, उनके जो लिम्स हैं, फोर लिम्स और हिंड लिम्स, वो कहना छोटे छोटे साइज की होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा, कम हीट एनर्जी का लॉस होएगा, एनर्जी तो बची रहेगी उनकी। और आपने देखा है वो बिल्कुल लाल लाल सेब जैसे होते हैं, तो उनमें ना ज़्यादा बच्चे ब्लड होता है, ठीक है, आरबीसी काउंट जो होता है उन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है, ताकि है ना ज़्यादा से ज़्यादा एफिनिटी हो सके ऑक्सीजन बाइंडिंग की। और अगर ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी होएगी ऑक्सीजन के साथ ब्लड की, तो बच्चे उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसा हम लोगों को आएगी कभी कभी जाने पे। समझ में आ रही है बात बच्चे?
कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं। आप आई होप आपको यहाँ तक एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है बच्चे, हेनरीज लॉ ही चल रहा है अभी हमारा। तो जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तब हमने किसकी बात करनी है? लिमिटेशंस की बात करनी है हेनरीज लॉ की। यहाँ तक हमने एप्लीकेशंस की बहुत बात कर ली कि कहाँ कहाँ पे काम आ रहा है, कहाँ कहाँ पे काम नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी कि क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ध्यान से सुनते चलिएगा। जो इसकी फर्स्ट बच्चे इसकी लिमिटेशन है वो क्या है बच्चे? तो इसकी बच्चे हम लिमिटेशन की बात करते हैं। इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है बच्चे? हेनरीज लॉ इज वैलिड only if temperature is not too low। ठीक है जी। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हेनरीज लॉ जो है वो तभी वैलिड होगा, तभी एप्लीकेबल होगा अगर टेम्परेचर बच्चे ज़्यादा कम नहीं होगा। समझ में आई बात? टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सेकंड जो है बच्चे इसकी एप्लीकेशन वो क्या है? द गैस नीदर रिएक्ट्स केमिकली। जो बच्चे गैस है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। किसके साथ? विथ सॉल्वेंट। ठीक है जी। जिस सॉल्वेंट के अंदर उस गैस को हम बच्चे सॉल्युबलाइज करने की कोशिश करेंगे, गैस उसके अंदर बच्चे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। किस तरीके का केमिकल रिएक्शन? ना तो बच्चे वो एसोसिएशन करे मतलब जुड़ जाए, और ना ही वो डिसोसिएशन करे मतलब ब्रेक डाउन हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो जो गैस है, जिस सॉल्वेंट के अंदर आप उस गैस को डालोगे वहाँ पे बच्चे वो किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन ना दिखाए सॉल्वेंट के साथ, ना तो एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। बट बच्चे यहाँ पे भी एक पॉइंट है, क्या कि जो कुछ गैसेस ऐसी हैं जिसे आप सॉल्वेंट में जैसे डालते हो तो वो सॉल्वेंट के साथ बच्चे केमिकल रिएक्शन दिखाने लग जाती हैं, तो उन गैसेस पे भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो कौन कौन सी गैसेस हैं मैं आपको बता देती हूँ। Henry's law is not applicable to gases like, कौन कौन सी गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं है हेनरीज लॉ बच्चे? लाइक HCl, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चे ये वो गैसेस हैं जिस पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस रिएक्ट इन वाटर। तो बच्चे ये वाटर के अंदर भी रिएक्ट कर सकती है। अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा ना कि जो गैस है वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ, नहीं तो हेनरीज लॉ उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये कुछ गैसेस ऐसी हैं, जैसे आप वाटर एज ए सॉल्वेंट, अब वाटर के अंदर इसको सॉल्युबलाइज करने की कोशिश करोगे तो ये वाटर के साथ रिएक्शन दिखा देंगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि हेनरीज लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से ये वाटर के साथ बच्चे रिएक्ट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बच्चे अमोनिया है, ठीक है जी। जब आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो ये क्या बना देगी? ये बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है बच्चे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक न्यू कंपाउंड बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पे न्यू कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ पे तो हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट में कि जो आपके पास जो भी गैस है वो सॉल्वेंट के साथ बच्चे रिएक्ट नहीं होनी चाहिए,
बट जैसे ही अमोनिया को हम वाटर में डालते हो तो वो एक न्यू कंपाउंड बना देती है, जिसकी वजह से हेनरीज लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चे एसोसिएशन। इसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएशन। मैंने आपको दो तरीके की केमिकल रिएक्शन बताई थी ना, कि जो गैस को नहीं करनी चाहिए बट यहाँ पे एसोसिएशन होती है। एक डिसोसिएशन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। HCl, आप जैसे ही इसको बच्चे वाटर के अंदर डालोगे, वाटर के अंदर जैसे डालोगे तो ये क्या कर देगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है जी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बना देता है। अब ये क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन हो रही है ना बच्चे, जिसकी वजह से हेनरीज लॉ इन गैसेस के ऊपर वैलिड नहीं होता। बात क्लियर है जी? आगे हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हेनरीज लॉ का। तो अभी तक हमने हेनरीज लॉ पढ़ा, उसको ड्राइव किया, ठीक है जी, और उसकी हमने एप्लीकेशंस देखी और लिमिटेशन देखी। आगे हम इसके बच्चे न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। तो बच्चे ये आपका न्यूमेरिकल है, मैं आपको न्यूमेरिकल एक बार पढ़ के समझा देती हूँ। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मैनी millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin, टेम्परेचर देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कांस्टेंट है टेम्परेचर, इज 76.48 केल्विन बार। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे मिलीमोल्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि एक मोल के अंदर 1000 मिलीमोल्स होते हैं। 1 मोल के अंदर बच्चे कितने मिलीमोल्स होते हैं? कितने मिलीमोल्स होते हैं? 1000 मिलीमोल्स होते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी आप इसको याद रखिए। तो सबसे पहले सब कुछ भूल के हेनरीज लॉ का फॉर्मूला रिमाइंड करो। क्या था बच्चे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे हमारे पास गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, N2। तो यहाँ पे हम Pa की जगह N2 लिख लेंगे ताकि कोई भी हमें कंफ्यूजन ना हो, हम अच्छे से इसको याद रख पाए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो गैस हमारे पास नाइट्रोजन ही है, तो मोल फ्रैक्शन में हम किसका लेंगे? नाइट्रोजन गैस का ही लेंगे। समझ में आ रही है आपको बात यहाँ पे? अब देखिए हमें गिवन है पार्शियल, नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यानी कि जो ये पार्शियल प्रेशर है किसका है? ये नाइट्रोजन का है ना। तो Pn2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.987। ठीक है जी, और आपको हेनरीज कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन, आपको गैस का हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी गिवन है। कितना गिवन है बच्चे? 76.48। कितना गिवन है? 76.48 इनटू मोल फ्रैक्शन आपको गिवन नहीं है। ठीक है जी, तो मोल फ्रैक्शन तो आपको निकालना है। आपको कहा है ना हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब आपको मिलीमोल्स में निकालना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे, पहले हम मोल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फिर हम मिलीमोल्स भी देख लेंगे। तो बच्चे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है मोल फ्रैक्शन के साथ, उधर जाके पार्शियल प्रेशर के साथ में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, मैं ये हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चे यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, वो कितना आ रहा है? ओहो, यहाँ पे H एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है कितना आया बच्चे? 0.0120905। इसको सिंपली आप कन्वर्ट भी कर सकते हो 1.29 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5। समझ में आई बात बच्चे? अब ये तो निकल आया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, बट हमने तो निकालना है हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब
कि अगर 1 लीटर वाटर है तो उसमें कितने नाइट्रोजन गैस के मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे। समझ में आ रही है बात? तो उसके लिए हम पहले, हमारे पास क्या आया है, मोल फ्रैक्शन आई है ना नाइट्रोजन गैस की, तो चलिए उसी को ही उठाते हैं। इफ n moles of nitrogen are present in 1 liter of water, ठीक है जी। इन्होंने कहा है ना हाउ मैनी मिली मोल्स, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिली मोल। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि n मोल्स जो है N2 के वो प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? अब बच्चे वाटर के मोल्स कितने होते हैं वो आप में से बहुत लोगों ने 10th क्लास में सीख लिया और +1 में सीख लिया होगा, बट अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा बच्चे 3rd लेक्चर सुन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो मोल्स हैं वाटर के, वो मोल्स कितने होते हैं वाटर के, दैट इज 55.55 मोल्स। ये बच्चे आपको याद रखनी है चीज। अब हमारे पास क्या आ गया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये आ गया था ना। अगर बच्चे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है नाइट्रोजन का, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना होता है उसके मोल्स को ऊपर रख के और टोटल मोल्स को सोल्यूशन के क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एक मोल है नाइट्रोजन का और दूसरे मोल है वाटर के, क्योंकि वाटर के अंदर नाइट्रोजन है ना, तो एक मोल तो हो गया वाटर के और एक मोल किसका हो गया बच्चे, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है जी। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस है, दैट इज 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵, ओके जी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, n बाय n प्लस 55.55, ठीक है। अब इस बच्चे इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 55.55 है ये किसके मोल्स है, सॉल्वेंट के, वाटर के, और जो n है ये किसके मोल्स हैं, नाइट्रोजन के, दैट इज सॉल्यूट। हमने बच्चे फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो सॉल्वेंट है वो बच्चे लार्ज क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है। मतलब कुछ भी कर लो, मोल्स तो सॉल्वेंट के ही ज़्यादा होने वाले हैं, जो भी सॉल्यूट के मोल्स आएंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन लगा के चलते हैं कि जो 55.55 है ना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, क्योंकि नाइट्रोजन जो है बच्चे वो मिली मोल्स में डिसॉल्व है, ओके जी। तो उसके जो मोल्स हैं नेचुरली है कि वो बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू बच्चे मोल्स ऑफ वाटर। तो हमने मान लिया कि जो वाटर के मोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं n/55.55, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल हो गया। अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो ये इसमें ऐड भी होगा तो कितना सा होएगा, थोड़ा सा, 55.56 या 55.58, इतना सा बच्चे चेंज ला देगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको बच्चे नेग्लेक्ट ही कर देंगे और सीधा लिख लेंगे n/55.55, ठीक है जी। अब जो ये 55.55 है यहाँ पे है ना n के साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या वैल्यू बन जाएगी 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 55.55 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो आप तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 71.595। कितनी वैल्यू आ रही है बच्चे, 71.595 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल्स, ठीक है। अब आपको तो ये मिली मोल्स में निकालना था और वैल्यू आपकी आ रही है मोल्स के अंदर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिली मोल। तो जो हमारे पास ये बच्चे वैल्यू आ रही है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 71.595 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल्स
इंटू 1000 मिलीमोल्स, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई आपकी 0.716 मिलीमोल्स। क्लियर है जी। तो इतने मिलीमोल्स जो है नाइट्रोजन के वो डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपने अच्छे से प्रॉपर सारे नोट्स बनाने हैं और बच्चे इसके आपने और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं। जहाँ पे आपको है ना लगता है कि ये मुझे नोट कर लेना चाहिए, वहाँ पे पोस्ट करके आप उसको उसी वक्त नोट कर लीजिए। और ये जो न्यूमेरिकल है आप बच्चे इसके बेस्ड पे और भी न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चे और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे।